प्रोग्राम भी है। और अगर नेशनल प्रोग्राम्स की बात करें तो मेरे ख्याल से सबसे इंटेंसिव अगर कोई प्रोग्राम चलाया गया होगा तो ये पोलियो माइलाइटिस का चलाया गया था। तो एज ए प्रोग्राम भी ये इम्पोर्टेंट है, और डिजीज वाइज भी अगर देखें तो थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें हैं जो जानने की हैं। करेंटली अगर हम बात करें जैसे पोलियो माइलाइटिस की है तो इन्फेक्शन, लेकिन जो इन्फेक्शंस के जनरल रूल्स हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये चीजें आएंगी, तो इसमें पोलियो माइलाइटिस में जो चीज होती है मोस्टली जो केसेस होते हैं दे आर इन अपेरेंट या सब क्लिनिकल वो होते हैं। वो कैसे होंगे? टोटल के टोटल जो होते हैं वो सब क्लिनिकल होते हैं। मोर देन 95% या अप टू 95% तक केसेस जो होते हैं वो सब क्लिनिकल, उसमें बहुत ज्यादा क्लिनिकल फीचर्स नहीं मिलते। और 1% या लेस देन 1% ऐसे केस हैं जिसमें वो पैरालिटिक पोलियो होती है, जिसको आमतौर से अगर किसी से भी हम कहें कि पोलियो है तो हर कोई पहले पैरालिसिस की बात ही करता है ना। तो वो लेस देन 1% केसेस में ही पाई जाती है। और करंटली अगर हम बात करें 2023 का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग जो है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे पोलियो माइलाइटिस अभी भी एंडेमिक है ना। 2023 में 3 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे पोलियो माइलाइटिस अभी एंडेमिक है, और वो 3 कंट्री कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, दूसरा इसी का पड़ोसी पाकिस्तान, एंड थर्ड जो है वो मोजाम्बिक, ये अफ्रीकन कंट्री है। ठीक, ये 3 ऐसे कंट्री है जहाँ पे पोलियो माइलाइटिस अभी भी एंडेमिक डिजीज है, वहां पे अभी इसके केसेस पाए जा रहे हैं रेगुलर। बाकी ज्यादातर जगहों से पोलियो माइलाइटिस के केसेस अब करीब 5 साल 8 साल कहीं से 10 साल से अब वो पोलियो माइलाइटिस के केसेस नहीं आ रहे। लेकिन ये 3 ऐसे कंट्री है जहाँ पे अभी भी ये डिजीज एज एन एंडेमिक, यहाँ पे पोलियो के केसेस आ रहे हैं। अब आते हैं करंट सिचुएशन इंडिया की। 2023 की इंडिया की भी बात करेंगे, डेटा यहीं तक का है 2023 का। तो जो वाइल्ड वायरस केसेस होते थे, वाइल्ड वायरस केसेस एक भी नहीं है, नील, है ना। और इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया था? यह अभी रिसेंट का मेडिकल ऑफिसर का क्वेश्चन भी ये था कि इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया गया। इंडिया बिकम पोलियो फ्री ऑन 27 मार्च, 27 मार्च 2014 को। 27 मार्च 2014, 27 मार्च 2014 को इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री। अब पोलियो फ्री क्यों कहा गया? क्योंकि वैसे तो जो वाइल्ड वायरस केसेस थे वो 2011 से ही नहीं आ रहे थे। फ्रॉम 2011 कोई भी वाइल्ड वायरस केस नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ वैक्सीन एसोसिएटेड कुछ केसेस थे। तो अब जो है जो वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस के केस यानी P2 के जो केसेस थे वो भी जीरो हो गए, वो भी जीरो हो गए। तो 27 मार्च 2014 को इंडिया इज डिक्लेयर्ड एज पोलियो फ्री, है ना। कोई भी केस इंडिया में अब पोलियो का नहीं है ना। पोलियो का एक भी केस अब नहीं पाया जा रहा है। अब इसका कॉजेटिव एजेंट हमने पहले भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। पोलियो माइलेटिस या यूं कह लीजिए कि पोलियो वायरस 3 सीरोटाइप्स इसको होते हैं, 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3। अब इसमें P1 है, P1 इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एपिडेमिक्स, एंड P2 स्ट्रेन है ना। P2 इज मोस्ट एंटीजेनिक एंड मोस्ट इजिली इराडिकेबल। और आपको पता होना चाहिए कि जो P2 वायरस है ये इराडिकेट हो चुका है पूरे वर्ल्ड से। ये P2 जो है ये इराडिकेट हो गया। कब इराडिकेट हुआ? 20 सितंबर 2015, 20 सितंबर 2015 को P2 वायरस जो है ये इराडिकेट हो गया। एंड P3 इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ VAPP, या है ना जिसको हम VDPP भी कहते हैं, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। P3 इज मोस्ट कॉमन काज ऑफ वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस, है ना।
तो इसमें ये तीन चीजें, तीनों स्ट्रेन की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। P2 जो है वो इरेडिकेट हो चुका पूरे वर्ल्ड से। अब वैक्सीन एसोसिएटेड जो पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस होती है, अराउंड जो है 1 केस जो पाए जाते हैं 2.7 मिलियन चांस पे। दैट मीन्स कि 2.7 मिलियन केसेस होंगे पोलियो के, तो उसमें से किसी एक को जो है VAPP हो जाएगा। यानी इतने लोगों को अगर आपने वैक्सीनेट किया, तो P3 से वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो होने का चांस कितना है? एक केस को है 2.7 मिलियन पे। और 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख का। तो यानी 27 लाख वैक्सीनेशन के बाद किसी एक को खतरा हो सकता है कि उसको पैरालिटिक पोलियो हो जाएगी। रिजर्वायर क्या होगा इसका? रिजर्वायर, रिजर्वायर इज मैन, ना, रिजर्वायर इज मैन। इसमें जो है कोई क्रोनिक कैरियर्स नहीं पाए जाते। अराउंड जो है 60 डेज के बाद जो है वो फुल्ली जो वायरस होता है वो पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इसका जो रिजर्वायर होता है दैट इज मैन, और कोई दूसरा इसका रिजर्वायर नहीं होता। और जितने भी क्लिनिकल अकरेंसेस टोटली जो है सब क्लिनिकल होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्टली जो होते हैं सब क्लिनिकल होते हैं। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल अकरेंसेस सब क्लिनिकल केसेस। अब इसमें इसमें थोड़ा सा अलग चीज है। सब क्लिनिकल में भी कुछ डेटा निकल के आया, और डेटा ये कह रहा है कि एक क्लिनिकल केस अगर पोलियो को पाया जा रहा है, तो उस एक क्लिनिकल केस पोलियो पे 1,000 सब क्लिनिकल केसेस होंगे किसमें? बच्चों में। और 75 सब क्लिनिकल केसेस इन एडल्ट्स। इतने सब क्लिनिकल केस के बाद कहीं जाके आपको एक क्लिनिकल केस पोलियो का देखने को मिल सकता है। 1,000 सब क्लिनिकल केस इन चिल्ड्रेन एंड 75 सब क्लिनिकल केसेस इन एडल्ट्स। इन पे कहीं जाके एक क्लिनिकल केस हमें देखने को मिल सकता है ना। अब ये चीज, इसका इन्फेक्शस मटेरियल, मतलब कौन सा पार्ट इन्फेक्टिव होता है, तो फीसेज एंड ओरोफेरेंजियल सिक्रेशंस ये जो होते हैं ये इन्फेक्शस मटेरियल होते हैं। इन्फेक्शन यहीं पे पाया जाता है, यानी वायरस जो है यहीं से आइसोलेट किया जा सकता है। मोस्ट कॉमनली जो होता है वो फीसेज से एक्सक्रीट आउट होता है ना। तो इन्फेक्शस मटेरियल क्या है? स्टूल एंड ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन। पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन इसका क्या है? यानी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, सॉरी, 7 to 10 डेज बिफोर एंड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। यानी अब इसके सिम्टम्स, अब देखिए कहानी है कि जब इसका क्लिनिकल स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे, तो मोनली मेनली जो होता है वो पैरालिटिक पोलियो और नॉन पैरालिटिक पोलियो यहीं पे केसेस मिलते हैं। उससे पहले की जो दो क्लासिफिकेशन है वहां पे नहीं मिलते। तो ये जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी भले दे दिया गया 7 to 10 डेज बिफोर एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स का मतलब अब जो पोलियो के स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे उससे इसको रिलेट करिएगा। वरना इन अपेरेंट केसेस में तो कोई सिम्टम ही नहीं मिलेगा, तो वहां पे हम कुछ कह ही नहीं सकते कि पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कितनी होगी, है ना। तो ये केसेस जो क्लिनिकल केस है वहां से ये लिया गया। 7 to 10 डेज बिफोर एंड आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा? टाइफाइड का कितना होता है? टाइफाइड का इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 to 14 डेज का होता है ऑन एवरेज, है ना। जो इसका जनरल इंक्यूबेशन पीरियड हम बताते हैं वो 7 से 14 दिनों का बताते हैं। जब इसकी रेंज की बात आएगी तो वो 3 to 35 डेज, 3 to 35 डेज है। लेकिन ऑन एवरेज इसका 7 to 14 डेज माना जाता है, और यही 7 to 14 डेज ही मेरे ख्याल से नहीं, 7 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड और किसी डिजीज का भी टाइफाइड है। का तो 10 to 14 डेज है टाइफाइड का। टाइफाइड का 10 to 14 डेज है ना। जी। हाँ, तो 7 to 14 डेज स्मॉल पॉक्स का था शायद, देखिएगा बैरल, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। 7 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड ऑन एवरेज माना जाता है। जिसको याद करना, हमें यही वाला याद करना है, 7 से 14 दिन वाला इसका इंक्यूबेशन पीरियड याद करना है। और ये जो है पूरी रेंज है 3 से 35 दिनों की। कुछ रिस्क फैक्टर भी इसके हैं जो अटैक को, यानी पैरालिटिक पोलियो के अटैक को प्रेसिपिटेट करते हैं, इनहांस करते हैं।
चांसेस बढ़ जाते हैं कि इससे मान लीजिए इन अपेरेंट केस है, किसी को, किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को, किसी बच्चे को इन अपेरेंट या सब क्लिनिकल केस है या माइनर इलनेस है पोलियो की वजह से, और ऐसे में कुछ रिस्क फैक्टर्स है, अगर वो भी मौजूद हो गए तो मोस्ट प्रोबेबली पोलियो का एक अटैक उसको पड़ सकता है। यानी पोलियो में क्या होता है नॉर्मली जब अटैक की बात हम करते हैं, पैरालिसिस है ना, पैरालिसिस यानी वीकनेस ऑफ अफेक्टेड लिम्ब, वो उसको अटैक पड़ सकता है। तो उसका जो यहाँ पे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा ना, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, सीको ओरल रूट, सीसेस है ना, और ओरोफेरेंजियल है, यहीं से इसको जोड़ दीजिए, सीको ओरल रूट, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब आइए इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब जिनसे अटैक जो है वो प्रेसिपिटेट हो सकता है, और अटैक कौन सा प्रेसिपिटेट होगा, पैरालिसिस का, पैरालिसिस का। तो रिस्क फैक्टर क्या है, एक तो फैटिग ना, दूसरा ट्रामा, कहीं पे चोट लग जाए, आईएम इंजेक्शन एक रिस्क फैक्टर में आता है। लेकिन हर किसी को थोड़ी नहीं, वो जो सब क्लिनिकल केसेस है ना उनमें ये रिस्क फैक्टर है। ये क्या करता है, अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकता है। इसके अलावा लाइक ट्रांसलेक्टमी हो रही है, पोलियो का एपिडेमिक कहीं पे आया और वहीं पे किसी बच्चे की ट्रांसलेक्टमी कर दी गई, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ऑपरेटिव प्रोसीजर्स और भी दूसरे जो होते हैं वो एज ए रिस्क फैक्टर वर्क करते हैं। और साथ में डीपीटी वैक्सीन जिसमें एलम होता है, अगर ये इसका भी एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया गया तो ये सारे के सारे क्या है, रिस्क फैक्टर हैं, रिस्क फैक्टर हैं, अटैक को प्रेसिपिटेट करते हैं, पोलियो को नहीं। आप पोलियो में बहुत सारे इसके क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है, पोलियो के एक अटैक को यानी जिसमें पैरालिसिस होती है उसको ये प्रेसिपिटेट करते हैं, ये रिस्क फैक्टर। अब इसका जो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम कह लीजिए या क्लिनिकल फीचर्स, उसको फर्दर जो हम क्लासिफाई करते हैं चार तरीके से। एक तो सब क्लिनिकल या इनअपेरेंट केसेस होते हैं, मोस्टली यही पाए जाते हैं। इसके अलावा अबॉर्टिव पोलियो या माइनर माइनर इलनेस इनको कहते हैं। फिर नॉन पैरालिटिक पोलियो है, एंड लास्ट में पैरालिटिक पोलियो ना, लेस देन 1% केसेस में पैरालिटिक पोलियो पाई जाती है। इन अपेरेंट या सब क्लिनिकल केसेस 95% जो केसेस होते हैं पोलियो माइलाइटिस के, वो सब क्लिनिकल केसेस होते हैं, कोई भी प्रेजेंटिंग सिम्टम नहीं होता इनमें। नो प्रेजेंटिंग सिम्टम, कोई सिम्टम नहीं, कोई क्लिनिकल फीचर इसमें नहीं मिलता है। तो कैसे इस केस को डायग्नोस कैसे करेंगे सब क्लिनिकल केसेस को, मेनली जो होता है ना, वायरस के आइसोलेशन से। अब वायरस का आइसोलेशन कहाँ से किया जा सकता है, फीसेस से सबसे कॉमनली जो है, और रिकमेंडेड मेथड भी है कि स्टूल से वायरस को आइसोलेट किया जाए। इससे इसको डिटेक्ट किया जा सकता है अर्ली स्टेज में सब क्लिनिकल केसेस को भी, या फिर एंटीबॉडी टाइट्रेशन जो है वो कंटिन्यूअसली राइज करता रहे। ये दो तरीके हैं जिनसे सब क्लिनिकल केसेस को या इन अपेरेंट इन्फेक्शन को डायग्नोज किया जा सकता है। 95% केसेस यही होते हैं, एसिम्टोमेटिक होते हैं टोटली। सेकंड आता है अबॉर्टिव पोलियो या माइनर इलनेस। माइनर इलनेस क्या, ये माइल्ड या सेल्फ लिमिटिंग इलनेस भी आप इसको कह सकते हैं, सेल्फ लिमिटिंग है, तो बहुत ज्यादा इसका कुछ असर नहीं होगा। और सिम्टम्स जो थोड़ा बहुत मिलेंगे भी तो वो जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसी से रिलेटेड होते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन टाइप का रहेगा ना, फैटिक रहेगी, हेडेक भी मिल सकता है, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग होंगी और बहुत माइल्डर फॉर्म में होंगी, बहुत ज्यादा इसका असर भी नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे भी इस केस में भी जो माइनर इलनेस के केस, यहाँ पे भी अगर मान लीजिए डायग्नोसिस बनानी है तो इन्हीं दो तरीके से, वायरस के आइसोलेशन से और एंटीबॉडी टाइट्रेशन जो वो कंटिन्यूअसली राइज करता रहे, तो इनसे जो है इसकी डायग्नोसिस बनाई जा सकती है अबॉर्टिव पोलियो या माइनर इलनेस में। अब इसके बाद आता है नॉन पैरालिटिक पोलियो। नॉन पैरालिटिक पोलियो, अब ये जो एबॉर्टिव केसेस होते हैं माइनर इलनेस, ये 4 से 8% केसेस पाए जाते हैं टोटल पोलियो के केसेस में। इसके अलावा 1% केस जो होता है वो नॉन पैरालिटिक पोलियो का होता है, 1% नॉन पैरालिटिक पोलियो। अब ये जो होता है, ये नॉन पैरालिटिक पोलियो, इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, ये जस्ट लाइक एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस के क्लिनिकल पिक्चर्स आपने पढ़े होंगे, जस्ट लाइक एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में क्या क्या फीचर्स होते हैं, परसिस्टेंट हेडेक, वोमिटिंग,
ब्लरिंग ऑफ विजन, इसके अलावा नेक स्टिफनेस और भी दूसरी साइंस जो है वो सारी की सारी पाई जाएंगी। तो ये नॉन पैरालिटिक पोलियो के केसेस है, 1%, इसमें पैरालिसिस नहीं हो सकती है ना, बाकी तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे। अब मेन जो है लेस देन 1% केसेस में आता है पैरालिटिक पोलियो। अब इसके जो फीचर्स होते हैं मोस्टली सीएनएस से रिलेटेड होते हैं, लेस देन 1%। और सीएनएस से रिलेटेड इसके पूरे फीचर्स होते हैं। क्या क्या हुआ सीएनएस से रिलेटेड में, अब यही सारी चीजें लेके आइए। परसिस्टेंट हेडेक होगा, वोमिटिंग होगी, मसल वीकनेस होगी, है ना। अब मसल वीकनेस में आमतौर से एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस, और ये जो एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस होती है, एसिमेट्रिक का मतलब ये है कि कोई एक ही लिम्ब इन्वॉल्व होगी, मोस्टली जो होता है लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होती है, और उसमें कोई एक साइड की, ये नहीं कि बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यूनिलैटरल आमतौर से, इसीलिए इसको एसिमेट्रिक भी कहा जाता है ना। और वो जो पैरालिसिस होगी मोस्टली जो होती है वो डिसेंडिंग टाइप की होती है। कैसी होगी? डिसेंडिंग टाइप की। डिसेंडिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए ये बैक है, हिप है, तो यहाँ से शुरू होगी नीचे की तरफ आएगी पैरों तक, एकदम टूज तक, है ना। तो ये जो होगी ये डिसेंडिंग टाइप की होगी। अब इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग का थोड़ा सा मामला है, क्योंकि जब अब पोलियो की बात हम करते हैं तो कम से कम दो तीन और दूसरे डिजीजेज हैं ऐसी ही रिलेटेड, उनको डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। लाइक एक तो आप लोग पढ़ते होंगे किल्ड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के नतीजे में जो होती है, और भी दूसरी वजह से होती है, जीबी सिंड्रोम यानी गिलिन बार सिंड्रोम। एक डिजीज और कॉमन है ट्रांसवर्स माइलाइटिस। अब ये जो ट्रांसवर्स माइलाइटिस होती है, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, एक तो ये जो होती है ये बाइलेटरल होती है, सिमेट्रिकल होती है ना, बाइलेटरल एंड सिमेट्रिकल होती है। दूसरे ट्रांसवर्स माइलाइटिस जो होगी ये आमतौर से यूं कह लीजिए कि दोनों तरफ से, और क्वाड्रिप्लेजिया की तरह ये मिलती है। क्वाड्रिप्लेजिया मतलब हाथ और पैर सबका इन्वॉल्वमेंट होगा, और पोलियो में ये जरूरी नहीं है कि अपर लिम्ब का भी इन्वॉल्वमेंट हो, है ना। इसमें सिर्फ लोअर लिम्ब ही मोस्ट कॉमनली पोलियो में इन्वॉल्व होती है। दूसरा जो गिलेन बार सिंड्रोम होता है ये भी यूनिलेटरल होता है, हाँ, है ना, एसिमेट्रिक होती है, इसमें भी फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। फर्क क्या है? ये जो असेंडिंग होता है, असेंडिंग होगा ये, है ना, असेंडिंग होता है ये। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए इसको जब भी हम पोलियोमाइलाइटिस की पैरालिसिस को डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें एक चीज जरूर बताएंगे कि वो डिसेंडिंग होगी, क्योंकि अगर असेंडिंग है तो वो गिलन बार सिंड्रोम हो सकता है ना। तो ये ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है ये डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है। शुरुआत कहाँ से होगी? हिप से शुरू होती है और वो डिसेंड करती है अप टू टू तक। तो डिसेंडिंग एसिमेट्रिक पैरालिसिस। दूसरे जो है इसमें फीवर की हिस्ट्री मिलेगी, और एक साइन है ट्राइपॉड साइन। ट्राइपॉड साइन में क्या होता है? अब देखिए, फ्लेसिडिटी है यानी मसल वीकनेस है ना, मसल वीकनेस है। तो जो अफेक्टेड लिम्ब होता है वो वीक हो जाता है। जब बच्चे को हम बैठाने की कोशिश करते हैं, बच्चा जब बैठता है नॉर्मली आपने देखा होगा, तो जब हम उसको बैठाने की कोशिश करते हैं वो खुद से भी बैठता है, तो वो जो अफेक्टेड लिम्ब होती है उसका जो नी होता है वो थोड़ा सा फ्लेक्स करके बैठता है इस तरीके से, है ना। मान लीजिए इस तरीके से उसको बैठना है, तो ये जो नी है ये फ्लेक्जन में रहेगा, जो अफेक्टेड नी है थोड़ा सा ये बेंड रहेगा, बेंडिंग रहेगी। और यहीं से जो दूसरी चीज जो लेके आएगा वो इसका जो है हैंड होता है, हैंड से ये पूरा का पूरा प्रेशर देके इस तरीके से फर्दर जो है ये बैठने की कोशिश करता है ना। हाथ से पूरा का पूरा सहारा उसका किस पे रहेगा? पूरा जोर जो रहता है वो उसका बैक पे रहता है, और हैंड्स पे रहता है, इस पे जरा सा भी प्रेशर नहीं, क्योंकि ये वीक है, ये काम नहीं करती, तो थोड़ा सा ये बेंडिंग पोजिशन, फ्लेक्शन में रहती है। तो इसी को कहा जाता है ट्राइपॉड साइन, है ना। अब यहाँ पे ये ट्राइपॉड साइन है, ये एकदम देखिए आर्म जो है इसके पूरे स्ट्रेट है, पूरा का पूरा जो है जोर इसका कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे और बैक पे, कमर से। और जो अफेक्टेड लिम्ब है ये थोड़ी सी फ्लेक्शन मोड में आ गई, फ्लेक्स है ना। तो इसको ट्राइपॉड साइन कहा जाता है, और ये पैरालिटिक पोलियो में पाई जाती है नॉर्मली। और भी कुछ डिजीजेस हैं लाइक ट्रांसवर्स माइलाइटिस में भी देखने को मिल सकती है ट्राइपॉड साइन, और इसमें पोलियोमाइलाइटिस में भी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, क्लिनिकल स्पेक्ट्रम कह लीजिए या क्लिनिकल पिक्चर कह लीजिए। डिसेंडिंग एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस, ये एक लाइन जरूर याद होनी चाहिए, डिसेंडिंग एसिमेट्रिक फ्लैसिड पैरालिसिस पोलियोमाइलाइटिस की यानी पैरालिटिक पोलियो की खास पहचान।
ठीक, अब पोलियोमाइलाइटिस के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है कौन कौन से हैं, कब कराना है कब नहीं कराना है, किसका रिकमेंडेशन है क्या नहीं है। स्टूल एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन अगर कोई है पोलियोमाइलाइटिस के केस को डिटेक्ट करने के लिए या इसके सर्विलांस के लिए भी, तो वो स्टूल एग्जामिनेशन है ना। द रिकमेंडेड मेथड फॉर लेबोरेटरी कंफर्मेशन ऑफ पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस स्टूल एग्जामिनेशन, याद रखिएगा। और जितने भी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के केसेस हैं, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के जितने भी केसेस है वहां पे ये स्टूल एग्जामिनेशन जो है रिकमेंडेड है, करना ही करना, हर हाल में ये मस्ट है ना। अब देखिए क्यों मस्ट है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी को पैरालिसिस हुई है और हम पोलियो उसको सस्पेक्ट कर रहे हैं, पोलियो सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अगले 60 दिनों तक उसके स्टूल में वायरस को आइसोलेट किया जा सकता है, यानी वायरस जो है वहां मौजूद उसके स्टूल में पाया जा सकता है। और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है डिटेक्शन की वो फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर पैरालिसिस ऑनसेट। कहने का मतलब ये है कि 60 दिनों तक, 8 वीक्स का मतलब लगभग 60 डेज आ जाता है ना। तो अप टू 8 वीक्स या 60 डेज जो भी आप कह लीजिए, अप टू 8 वीक्स तक जो अफेक्टेड पर्सन है जहाँ पे हम पोलियो सस्पेक्ट कर रहे हैं जिसको पैरालिसिस हुई है, उसके स्टूल से वायरस को आइसोलेट किया जा सकता है। लेकिन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी या हाईएस्ट चांसेस होते हैं अगर 2 हफ्ते के अंदर अंदर स्टूल एग्जामिनेशन कर लिया जाए तो वायरस को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया स्टूल एग्जामिनेशन, रिकमेंडेड मेथड है और जितने भी एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के केसेस है उसमें करना ही करना है ना, स्टूल एग्जामिनेशन। सेकंड चीज आता है सीएसएफ का एग्जामिनेशन, सर्विलांस के पर्पज से, सर्विलांस के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। क्यों, क्योंकि इसमें वायरस जो है नहीं मिलेगा, वायरस का डिटेक्शन नहीं होता ना। तो इसलिए कल्चर के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टूल को ही रिकमेंड किया जाता है, सीएसएफ को रिकमेंड नहीं किया जाता। लेकिन सीएसएफ में और दूसरी चीजें हैं, सीएसएफ सेल काउंट है, ग्राम स्ट्रेंथ प्रोटीन है, ग्लूकोज लेवल है, ये भी। और दूसरी लाइक मेनिंजाइटिस की कंडीशन है, अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं नॉन पैरालिटिक पोलियो लाइक एसेप्टिक मेनिंजाइटिस से ही वो मिमिक कर रही है, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सीएसएफ का एग्जामिनेशन कराया जाता है। इसके अलावा क्योंकि एक दूसरी पोजीशन क्या थी, मैंने क्या कहा था, फीसेस थे और क्या थे, नेजोफेरिंजियल है ना। तो नेजोफेरिंग्स भी एक सोर्स है, रिजर्वायर है। तो थ्रोट एग्जामिनेशन भी करते हैं लेकिन सर्विलांस के पर्पज से इसको नहीं किया जाता है ना। यूजुअली इट इज नॉट रिकमेंडेड। अर्ली स्टेजेस में हो सकता है देखने को मिल जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से वायरस जो है जल्दी डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए सर्विलांस के पर्पज से ये रिकमेंडेशन में नहीं आता। फिर ब्लड एग्जामिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, ब्लड एग्जामिनेशन चाहे कल्चर कराना हो या सीरोलॉजी कराना हो, पोलियोमाइलाइटिस में ब्लड के एग्जामिनेशन की कोई रिलेवेंसी ही नहीं है ना, कुछ नहीं। एक तरीके से मान लीजिए कि ये हमें भूल जाना है, इसमें पोलियोमाइलाइटिस अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो ब्लड एग्जामिनेशन की तरफ हमें जाना ही नहीं है। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो स्टूल एग्जामिनेशन कराना है ना। स्टूल एग्जामिनेशन मोस्ट रिकमेंडेड मेथड है लेबोरेटरी कंफर्मेशन ऑफ पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। अब आइए जो प्रोग्राम हमारा था, ये तो यहाँ तक हो गया, टेस्ट वगैरह करा। ट्रीटमेंट में पता है पोलियो का ट्रीटमेंट क्या है, एक तो रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में क्या है कि जो अफेक्टेड लिम्ब है उसको क्रचेस दिया जाए या कुछ इस तरीके का, ताकि जो डेली रूटीन है वो उसका मैक्सिमम लेवल तक उसको आसानी ईज कर दे हम उसकी डेली लिविंग को। दूसरी चीज ये है कि फिजियोथेरेपी कराई जाए। ये सब क्या है, एक प्रोसीजर्स है, बट कोई एज ए फिक्स थेरेपी नहीं है। और बचाव के लिए क्या करते हैं, पोलियो वायरस वैक्सीन है ना, वैक्सीनेशन। एक चीज यही है, पोलियो से बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वैक्सीनेशन ना। अब आइए पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम था इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल पोलियो इलिमिनेशन प्रोग्राम ना, नेशनल पोलियो इलिमिनेशन प्रोग्राम का ही पार्ट है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में। अब यहाँ पे ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1995-96 में, ये प्रोग्राम पहली बार लॉन्च हुआ था। पहला राउंड जो इसका था 9 दिसंबर 1995 और 28 जनवरी 1996 में चला था। शुरुआत में क्या हुआ था, जो ये पीपीआई थी इंडिया में जब लॉन्च हुई थी, तो लेस देन 3 ईयर एज, है ना, 3 साल से कम के बच्चों को ही टारगेट किया गया था इनमें। यानी कि पोलियो जो इसकी दो दो ड्रॉप दी जाती थी ओपीवी की, वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल से कम उम्र के बच्चों को ही दी जाती थी। बाद में डब्ल्यूएचओ ने कहा 1996-7 के बाद ना कि जो ये एज ग्रुप है ये अप टू 5 ईयर्स तक का कर दिया जाना चाहिए।
तो डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशन आया बाद में। इनिशियली स्टार्टिंग में जो टारगेटेड एज ग्रुप था वो लेस देन 3 इयर्स के एज था। 3 साल से कम उम्र के बच्चों को ही पीपीआई टारगेट किया गया था जब इंडिया में ये लॉन्च हुआ था। 95-96 में लॉन्च हुआ था। अब पल्स की मीनिंग क्या है? पल्स की मीनिंग समझिएगा ना। पल्स की मीनिंग ये है कि एक साथ पूरे हिंदुस्तान में, यानी पूरी कंट्री में एक साथ जो है, एक सिंगल डे पे तमाम जो बच्चे हैं 0 to 5 ईयर एज ग्रुप के, सबको एक साथ एक सिंगल डोज दी जाए ओपीवी की। सडन साइमल्टेनियस मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओपीवी ऑन ए सिंगल डे। एक पूरा दिन बनाया जाता था कि आज ये पोलियो डे रहेगा। उस दिन पूरे इंडिया में इम्यूनाइजेशन होता था ओपीवी का, है ना। एज ग्रुप क्या था? 0 to 5 ईयर्स का एज का था। और ये है कि पहले उनको इम्यूनाइजेशन हुआ है नहीं हुआ उससे मतलब नहीं। ये एक जो पल्स पोलियो जो अभियान चला था, इसमें ये था कि देना ही देना है बच्चों को। तो पल्स के मीनिंग बस यही थी। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन से फायदा क्या हुआ? इसने वाइल्ड वायरस जितना भी था, वाइल्ड वायरस, वो रिप्लेस कर दिया किससे? वैक्सीन वायरस से कम्युनिटी। आपको पता है वैक्सीन में जो वायरस बनते हैं, उनकी जो डिजीज काज करने की जो, एक तरीके से कह लीजिए कि कैपेबिलिटी होती है, उसको एकदम रिड्यूस कर दिया जाता है ना। उसको क्या किया जाता है? रिड्यूस कर दिया जाता है। बस उनकी जो एंटीजेनिसिटी होती है उसको मेंटेन रखा जाता है। एंटीजेनिसिटी इसलिए भी मेंटेन रखते हैं ताकि जो बॉडी में एंटर होने के बाद, क्योंकि ये एक एंटीजन है, तो बॉडी उसके खिलाफ एक्शन ले और ज्यादा से ज्यादा तादाद में एंटीबॉडीज बनाती रहे। तो उनकी एंटीजेनिसिटी को मेंटेन रखते हैं, लेकिन इनका जो किलिंग पावर, जो वायरुलेंस है, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो वैक्सीन वायरस जब आ गए कम्युनिटी में, तो अब वो उससे डिजीज होने का चांस जो है वो नील हो गया, है ना। तो ये जो पीपीआई था, इट इज ओवर एंड एबो रूटीन इम्यूनाइजेशन। पल्स इसीलिए लगा है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन जो हो रहा है, जो डोज रिकमेंडेशन है, उसके अलावा जो ये पल्स थी, ये था कि एक सिंगल डे पे तमाम बच्चों को 1 डोज ओपीवी की लेनी ही लेनी थी। अब इसमें फिर इंटेंसिव पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन आया। इंटेंसिव पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, और इसका कुछ नहीं, बस ये था कि एडिशनल राउंड को, जैसे आपने देखा होगा कि घर घर आशाएं आती थी कि कोई बच्चा है उसको पोलियो पिलानी ही पिलानी है ना। तो ये क्या था? ये अलग अलग जगहों पे हाउस टू हाउस जाके सर्च एंड वैक्सीनेट एक कंपोनेंट लाया गया इसमें, कि ढूंढो और पिलाओ, कोई रह ना जाए। यही इंटेंसिफाई इंटेंसिव पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन था ना। हाउस टू हाउस सर्च एंड वैक्सीनेट, घर घर जाके जो भी बचा हुआ बच्चा है उसको पोलियो पिलानी है। तो इससे फायदा क्या हुआ? 1995 सिक्स में, 1995 में, 96 में, या यूं कह लीजिए कि 1990s में ही पोलियो के केसेस एनुअली जो है वो 3500 के करीब आते थे। और उसके बाद 2013 में नील केस हो गए। एक भी केस अब इंडिया में नहीं मिल रहा है पोलियो। अब आइए पोलियो सर्विलांस, यानी अगर किसी को पैरालिटिक अटैक हो गया तब क्या करना है ना। पैरालिटिक पोलियो हो गई, अब क्या करना है उसके लिए। तो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस केस इन्वेस्टिगेशन, यानी किसी को अगर हो गया तो हमें करना क्या है। तो पहले तो एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस कहेंगे कब? एक्यूट आंसेट लेस देन 4 वीक का हो, कोई भी बच्चा हो 15 साल से कम का। 15 साल से कम का अगर बच्चा है और उसमें लेस देन 4 वीक्स, 1 महीने से कम की हिस्ट्री मिल रही है एक्यूट आंसेट की, किसकी? पैरालिसिस की। या फिर कोई भी केस है पैरालिटिक इलनेस का, किसी भी एज का, जिसमें हम पोलियो को सस्पेक्ट कर रहे हैं। बच्चा अगर 15 साल से कम का है, लेस देन 15 ईयर एज से कम का बच्चा है, उसमें अगर एक्यूट ऑनसेट की पैरालिसिस हो रही है, तो हमें सस्पेक्ट करना है किसको? पोलियोमाइलाइटिस को। या फिर किसी भी एज का है और हमें लग रहा है कि उसकी जो पैरालिटिक इलनेस है वो पोलियो है, तो यहाँ पे अब कैसे इन्वेस्टिगेट करना है उसको देखिएगा। मिल गया आपको, एक केस मिल गया सर। ये एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, इनकी ये डेफिनेशन है, ये देख लीजिएगा। एक्यूट क्या है? रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ फ्रॉम ऑनसेट टू मैक्सिमम पैरालिसिस, मतलब बहुत कम टाइम में पूरी पैरालिसिस हो जाती है। फ्लैसिड, मसल टोन खत्म हो गई, फ्लैसिडिटी उसी को कहते हैं। मसल टोन खत्म हो गई, फ्लफी या फ्लफीनेस कहते हैं। ये अपोजिट अपोजिट है किसका? स्पास्टिसिटी का या रिजिडिटी का ना। फ्लेक्सिडिटी जो है ये रिजिडिटी का अपोजिट टर्म है। रिजिड माने सख्त, और ये एकदम समझ लीजिए कि नर्म जिसको हम कहते हैं। मसल टोन खत्म हो गई ना। और पैरालिसिस वीकनेस, वॉलेंटरी मूवमेंट। अब पोलियो जो होती है वो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ये याद रखिएगा। पोलियो माइलेटिस जो है
ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की खास बात ये है कि इसमें पैरालिसिस पाई जाती है, फ्लैसिडिटी पाई जाती है। और अगर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होता तो वहां पे स्पास्टिसिटी पाई जाती है, स्पास्टिसिटी। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में मसल वीकनेस, या यूं कह लीजिए कि मसल्स की वेस्टिंग पाई जाती है, यहाँ पे वेस्टिंग जो है वो नहीं पाई जाती है। ये बेसिक डिफरेंस है लोअर और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन का। एक्टिव केस सर्च करेंगे कम्युनिटी में, जहां पे भी एएफपी का कोई केस, एएफपी मतलब एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस, इसका कोई केस रहता था, या जहां पे केस डिटेक्शन हुआ, या फिर वो कहाँ कहाँ वो विजिट किया उसने, कौन कौन से अपने रिश्तेदारी में गया, रिलेटिव्स के यहाँ गया, जहां जहां भी उसने विजिट किया होगा ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो। अब यहाँ पे जो इंक्यूबेशन पीरियड पोलियो का लिखा, 4 to 25 days बिफोर पैरालिसिस ऑनसेट। 4 to, मतलब जिस दिन एएफपी केस डिक्लेयर हुआ कि इसको जो है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस हुई, जिस दिन डिटेक्ट हुआ ये, इससे अगले 25 दिन पहले तक, सर इसे जो है पास्ट देखेंगे 25 डेज बैक का, 25 दिन तक का, कि कहाँ कहाँ ये गया, अपनी कम्युनिटी में था तो किन किन लोगों से ये मिला, किन रिलेटिव्स के यहाँ इसने रिजाइड किया था पिछले 25 दिनों में। तो यहाँ पे क्या करना है, हाउस टू हाउस एक्टिव केस सर्च करना है। अब ये कौन सा सर्विलांस होगा, एक्टिव केस सर्च करें ना तो एक्टिव सर्विलांस में ही आएगा। पोलियो सर्विलांस जो है वो एक्टिव सर्विलांस में है ना। इज कंडक्टेड टू फाइंड एडिशनल एएफपी केस दैट मे हैव अकर्ड। अब क्योंकि ये फीको ओरल रूट से ये डिजीज फैलती है, तो कहीं पे भी गया होगा, सपोज दैट इसने स्टूल पास किया होगा और प्रॉपर हाइजीन, हैंड हाइजीन ना फॉलो की होगी, हाथ नहीं धुला होगा, आया होगा, जो दूसरे क्रॉकरीज हैं, बर्तन है, डोर हैंडल्स है, उनको छुआ होगा, किसी और ने यूज किया होगा, तो मे बी डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है किसी और को। तो मेन पर्पज ये है कि कोई दूसरा अगर इससे सफर कर रहा है या इसकी वजह से किसी और को डिजीज हो रही, तो उसको भी फौरन जो है डिटेक्ट किया जाए, है ना। तो एक्टिव केस सर्च यही है। और कब तक करते हैं, ये चीज है 60 डेज तक, याद रखिएगा ना। कब तक करेंगे, प्रीसीडिंग 60, नेक्स्ट 60 डेज तक हम सर्विलांस में, पोलियो सर्विलांस की खास बात यह है कि जिस दिन एएफपी का केस डिक्लेयर होता है उसके अगले 60 दिनों तक इसका सर्विलांस जारी रहता है, अगले 60 दिनों तक, नेक्स्ट 60 डेज तक। और इसके साथ ही साथ जो आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन, ओआरआई कहते हैं, आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन, अगर एक भी पर्सन को एएफपी हो गया था, उस पूरी कम्युनिटी को एक डोज, एक सिंगल डोज जो है ओपीवी की देनी ही देनी है उस पूरी कम्युनिटी में, है ना। वन सिंगल डोज ऑफ ओपीवी, आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्यूनाइजेशन इसको कहते हैं। साथ में ये एक्टिव केस जो है वो सर्च करते रहना, कब तक करते रहना, नेक्स्ट 60 डेज तक का, है ना। और जितने भी केसेस आपको इस तरीके से मिले, मान लीजिए माइनर इलनेस का ही मिल रहा है, अबॉर्टी इलनेस का ही मिल रहा है, तो उसकी वो सस्पेक्टेड केस है, तो उसका स्टूल एग्जामिनेशन हमें कराना ही कराना है ना। 2 स्टूल सैंपल लिया जाता है, पहले 2 स्टूल सैंपल लिया जाता है, उसके बाद फिर ओपीवी एडमिनिस्टर कर दी जाती है एज ए फॉर्म ऑफ ओआरआई, जो है ना, आउटब्रेक रिस्पांस इम्यूनाइजेशन के तहत। अब ओआरआई क्या है वो भी अभी देखिएगा। तो स्टूल भेज रहा है, 2 स्टूल सैंपल हमें लेना है ना। फ्रॉम एवरी केस ऑफ एफपी स्टूल सैंपल्स आर कलेक्टेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ केसेस ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। तो 2 स्टूल सैंपल 2 दिन के गैप पे, मतलब एक आज लिया स्पॉट सैंपल, एक नेक्स्ट 24 डेज पे, तो इसलिए कहा जाता है कि 24 to 48 आवर्स अपार्ट 2 स्टूल सैंपल्स लेना है। और कब तक लेना, विद इन 14 डेज ऑफ द ऑनसेट ऑफ पैरालिसिस, ये जो है रिकमेंडेशन है। क्योंकि अभी पहले हमने क्या क्या कहा था कि वायरस को अगर आइसोलेट करना है तो अगले जो नेक्स्ट 2 वीक्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वायरस जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। वरना करने को तो मैक्सिमम 8 वीक्स तक या 60 डेज तक किया जा सकता है ना। तो इसी से ये रिलेटेड है ये भी चीज। अब देखिए स्टूल के बारे में, कि कितना स्टूल साइज लेना है ना। तो जो एडल्ट थंब साइज होती है, या 8 ग्राम वेट, एक जो स्टूल का सैंपल होगा वो करीब करीब 8 ग्राम का होना चाहिए, है ना। कितना, 8 ग्राम का होना चाहिए। अब इसको एक ड्राई कंटेनर में इसको कलेक्ट करना है, उसको स्टेराइल नहीं करना है ना। और कोई भी उसमें ट्रांसपोर्ट मीडियम जो है ऐड नहीं करना है। और रिवर्स कोल्ड चेन, अब यहाँ पे ये टर्म जो यूज होता है, रिवर्स कोल्ड चेन, लेबोरेटरी में भेजना है, एक टेम्परेचर है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये रिवर्स कोल्ड चेन क्यों कहा जाता है, कोई बता दे। पेरी फेरी टू सेंटर जाएगा सैंपल। हाँ वेरी, क्योंकि नॉर्मली वैक्सीन में क्या होता था कि वो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी, स्टोरेज होता था, उसके बाद वो आता था पेरिफेरी तक, तो वो नॉर्मल कोल्ड चेन था। अब ये पेरिफेरी से दोबारा लेबोरेटरी की तरफ जा रहा है सैंपल, तो इसलिए इसको रिवर्स कोल्ड चेन कहा गया है ना, ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी इन
रिवर्स कोल्ड चेन, +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नॉर्मल हमारे यहाँ कोल्ड चेन टेम्परेचर होता है। ORI क्या है? वही आउटब्रेक रिस्पांस इम्यूनाइजेशन। कोई भी AFP का केस अगर मिल रहा है कम्युनिटी में, तो जब भी स्टूल स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो स्टूल स्पेसिमेन कलेक्शन के बाद ORI जरूर दी जाती है उस कम्युनिटी में। ORI का मतलब वही है कि सिंगल डोज जो है OPV दी जाती है ना, अप टू 6 ईयर एज, सॉरी 5 ईयर्स एज। 0 to 5 ईयर्स एज ग्रुप के जितने भी बच्चे हैं उनको एक डोज OPV की दी जाती है, चाहे पहले उनको इम्यूनाइजेशन हो चुका हो या ना हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको एक डोज देनी ही देनी। इसके अलावा जो AFP का केस था, यानी जिसको जो सस्पेक्टेड केस था, जो बच्चा था जिसको पैरालिसिस हो रही है, तो उसकी ट्रेवल हिस्ट्री भी निकाली जाती है। तो वहां से देखा जाता है, मान लीजिए अगर वो किसी नेबरिंग विलेज में या अपने रिलेटिव के यहाँ दूर गया था और वहां पे वो एक आध हफ्ते रिसाइड किया था, रहा था, तो वहां पे भी ORI पूरा चलाया जाता है ना, वेयर ORI शुड बी कंडक्टेड उसे ट्रेवल हिस्ट्री से। अब ये है कि ORI में कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, तो कम्युनिटी में कम से कम 500 बच्चों को वैक्सीनेट करना जरूरी है। जहाँ पे केस मिला है वहां पे एटलीस्ट 500 चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड, है ना, करीब करीब 500 बच्चों को वैक्सीनेट करना ही करना है। ये तो ORI था, आउटब्रेक रिस्पांस इम्यूनाइजेशन। अब इसके बाद लास्ट इसमें इसी का वो सर्विलांस का ही पार्ट है, 60 डे फॉलो अप इन ए केस ऑफ एक्यूट। कोई आपसे पूछे कि एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस 60 दिन का आता है, यानी 8 वीक। अगर वीक्स की बात आएगी तो 8 वीक याद रखिएगा, और डेज में कोई पूछे तो 60 डेज, है ना। अब करता कौन है? डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, DIO। ही मस्ट विजिट एवरी केस ऑफ एफटी 60 डेज आफ्टर द onset ऑफ पैरालिसिस। वो अगर मान लीजिए कि किसी और वजह से पैरालिसिस आई थी, तो मे बी जो है वो रेजिडुअल वीकनेस जो होती है, जो वीकनेस कंटिन्यू रह जाती है, हो सकता है कि फिजियोथेरेपी से या किसी और वजह से वीकनेस जो है वो कम हो जाए उसकी। लेकिन पोलियोमाइलाइटिस में ऐसा नहीं होता है ना। तो अगले 60 दिनों तक, AFP का केस जब मिला उसके अगले 60 दिनों तक DIO, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर को कंटिन्यूअसली वहां पे विजिट करते रहना है। क्या देखना है? रेजिडुअल वीकनेस है या नहीं है। और अगर मान लीजिए कि वो 60 दिन तक नहीं जा रहा है, बीच में उसको गैप हो रहा है किसी वजह से, तो 70 दिन के अंदर अंदर उसे अपनी ये 60 दिनों वाली पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, विद इन 70 डेज। लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो कितने हैं? 60 डेज का है ना, 60 डे का। अब कैसे चेक करेंगे कि वीकनेस है या नहीं है? तो सबसे आसान क्या है, वेस्टिंग जब भी चेक करनी होती है, मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस या मिड थाई सर्कम्फ्रेंस को देख लेते हैं। इससे किसी एक साइड पे, दोनों साइड को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और ये यूनिलैटरल होती है, एसिमेट्रिक होती है। आपको पता है यूनिलैटरल है, एक ही तरफ का कोई हिस्सा जो है वो इसमें अफेक्ट होता है। तो एक तरफ जो है वो नॉर्मल उसकी सरकमफ्रेंस मिलेगी, दूसरी तरफ उसको हो सकता है कि बहुत थिनिंग हो, वेस्टिंग वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो इसी तरीके से सेम चीज है कि मीडियल एस्पेक्ट है थाई का, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि स्किन फोल्ड की सिमेट्री एक तरफ तो सही रहेगा, एक तरफ जो है वो वीक रहेगा, कम रहेगा ना। तो स्किन फोल्ड थिकनेस, तो इससे जो है रेजिडुअल लेवल वीकनेस जो है मिनिमम जो हो सकती है, उससे पता चल जाएगा हमें कि हुई है, इसको केस है ये, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है इसको। तो ये सारा क्या था, पोलियो का सर्विलांस था। अब प्रिवेंशन के तौर पे आपको पता है वैक्सीनेशन कराया जाता है। वैक्सीनेशन दो ही होता है, IPV और OPV होता है। IPV यानी सैक, जिसको इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कहते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बस जल्दी जल्दी इसको बताऊंगा। इज अ टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन, है ना। किल्ड वैक्सीन होती है, शेड्यूल क्या था, पहले 3 डोज देते थे 1 to 2 मंथ इंटरवल पे, फोर्थ डोज जो है वो 6 to 12 मंथ ऑफ लास्ट डोज। अब याद रखिएगा, IPV जो है ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का हिस्सा, ये वाला जो है ये नहीं है। ये जो है, ये जो हमारा NIS है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसमें इस तरीके से इसका जिक्र नहीं है। इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिशियन जो IAP में ये शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे कोई भी पर्सन अगर वो चाह रहा है तो वो IPV जो है वो प्रीफर कर सकता है अपने बच्चे के लिए, है ना। और ये इसका काम क्या, IPV जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती है, लोकल इम्यूनिटी इसकी नहीं मिलती है, याद रखिएगा। OPV और IPV में अक्सर डिफरेंस में एक चीज ये भी पूछी जाती है, कौन सी इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करेगा। तो सिर्फ अगर ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी सिस्टमिक इम्यूनिटी जिसको आप कह लीजिए, वो IPV प्रोवाइड कराता है, और लोकल इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी दोनों के दोनों जो है वो OPV प्रोवाइड करती है ना, OPV। एडवांटेज क्या है IPV का? क्योंकि किल्ड है ना।
तो इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर है, कार्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे कोई पर्सन है, प्रेगनेंसी की कंडीशन है, ओल्ड एज की कंडीशन है, तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से सेफ है। दूसरी सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये था कि इससे वीएपीपी होने का कोई रिस्क नहीं है, यानी वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो होने का कोई खतरा इससे नहीं है। ये सारे इसके क्या एडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? आईपीवी इज अनसुटेबल इन एपेडेमिक्स, एपेडेमिक्स में इसको यूज नहीं करा सकते ना। इम्यूनिटी इज नॉट रैपिडली अचीव, क्यों? क्योंकि मोर देन वन डोज रिक्वायर्ड, दोनों ही कंडीशन में ये लागू होती है, चाहे आईपीवी हो चाहे आईपीवी ओपीवी हो, दोनों जगह मल्टीपल डोजेस चाहिए। दूसरा, इंजेक्शन कैन प्रेसिपिटेट, अभी हमने रिस्क फैक्टर पढ़ा था, रिस्क फैक्टर में क्या था? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, वो भी रिस्क फैक्टर था। वो पैरालिटिक अटैक को प्रेसिपिटेट करता था। तो सेम चीज है कि अगर, क्योंकि आईपीवी है ये इंट्रामस्कुलर दी जा रही है, तो इंजेक्शन जब इसका लगाएंगे तो ये पैरालिसिस को और प्रेसिपिटेट कर सकती है एपिडेमिक्स में, तो इसलिए वहां पे बचा जाता है। आईपीवी कभी भी एपिडेमिक्स में रिकमेंड नहीं की जाती, क्योंकि ऑलरेडी जो है रिस्क फैक्टर मौजूद है, और वहां पे आपने क्या किया कि इंजेक्शन लगा दिया, उसने पैरालिसिस को प्रेसिपिटेट कर दिया। तो दूसरी चीज आई ओपीवी सैबिन, ओरल है, लाइव एटेन्यूएटेड ट्राइवैलेंट वैक्सीन थी, 3 स्ट्रेन होते हैं पोलियो वायरस के इसमें, लेकिन अभी जो है करंट में जो ओपीवी चल रहे हैं उसमें कितने स्ट्रेन हैं? सिर्फ 2 हैं, P1 एंड P3, क्योंकि P2 तो इरेडिकेट हो चुका है, तो P2 को हटा दिया गया है। अभी जो ओपीवी चल रही है उसमें बाईवैलेंट स्ट्रेन का है, वो जो है वो बाईवैलेंट ओपीवी आ रही है। अब P1 और P3 के स्ट्रेन उसमें आपको देखने को मिलेंगे, P2 नहीं है, P2 इज इरेडिकेटेड ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? प्राइमरी मल्टीप्लिकेशन इसका जो होता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में होता है, और सेकेंडरी मल्टीप्लिकेशन जो होता है इसका पेयर्स पैचेस में होता है, जिससे वायरिनिया डेवलप होती है। वायरिनिया के बाद यानी सिस्टमिक अब जो है एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी। तो जो सीरम आईजीएम आईजीजी आईजीए लेवल है वो ड्यू टू पेयर्स पैचेस के मल्टीप्लिकेशन में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ओपीवी होती है ये सिस्टमिक एज वेल एज लोकल इम्यूनिटी दोनों ही प्रोवाइड कराती है, सिस्टमिक और लोकल दोनों ही तरीके की इम्यूनिटी जो है वो ओपीवी प्रोवाइड कराती है, और आईपीवी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी सिस्टमिक इम्यूनिटी देती थी। 2 ड्रॉप इसकी डोज है ओपीवी की, 2 बूंद जिंदगी की चलता ही था। इक्विवेलेंट टू 0.1 ml है ना, 0.1 ml इसकी डोज है, और 2 ड्रॉप्स में इसको दिया जाता था ओरल। एडवांटेज क्या है इसका? एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं, इंजेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है, लोकल साइट पे कोई इरिटेशन इन्फ्लामेशन नहीं होगा, और दोनों ही तरीके की इम्यूनिटी हमें मिल जा रही है। सिंगल डोज से भी इम्यूनिटी मिलती है, लेकिन इसमें मल्टीपल डोजेस चाहिए आपको इसमें भी ना। वैक्सीन्स, वैक्सीन इज स्प्रेड इम्यूनिटी टू अदर बाय एक्सक्रीशन ऑफ वायरस। अब आपको पता है वायरस सबसे ज्यादा कहाँ से एक्सक्रीट आउट होता है? स्टूल से होता है ना। स्टूल से वायरस जो है एक्सक्रीट आउट होता है। तो अब जिन जिन को वैक्सीन एडमिनिस्टर हो जाएगी फर्दर, क्योंकि फीको ओरल रूट से फैलता है, तो दूसरे लोगों को भी इससे जो है वो इम्यूनाइज होते चले जाते हैं, दूसरे लोग भी इससे इम्यूनाइज होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी ना। हर्ड इम्यूनिटी की तरह ये वर्क करता है, और इनएक्सपेंसिव भी है इन कंपैरिजन टू आईपीवी, और एपिडेमिक्स में यही यूज होता है। एपिडेमिक्स में ओपीवी को यूज कराया जाता है, ओपीवी आईपीवी को बिल्कुल भी नहीं यूज कराया जाता। कॉम्प्लिकेशन इसका क्या है? वही है वीएपीपी, यानी 27 लाख वैक्सीनीज में किसी एक को वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो हो सकती है। दूसरी चीज, ओपीवी इज क्वाइट ए थर्मोलेबाइल वैक्सीन। ओपीवी को आप बहुत ज्यादा देर तक वैक्सीन सेंटर पे या जो पेरिफेरी है जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा देर तक आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, और बार बार जो है ओपीवी को फ्रीज करना और फिर उसको नॉर्मल लेके आना, डाइल्यूट करना, ये सही नहीं है। इससे जो इसकी जो पावर होती है वो खत्म हो जाती है, ये बेकार हो जाती है, इसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए इसका जो टेम्परेचर है वो -15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको जरा सा करेक्ट कर लीजिएगा, लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था तो -20 से -40 पढ़ाया था, -20 टू -40, ये चेंज होता रहता है, क्या करें। थोड़ा सा पुरानी अगर एडिशन की बुक है तो उसमें पुराना वाला ही मिलता है। तो अभी जो इसका है कि फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज कोल्ड चेन टेम्परेचर जो होना चाहिए वो -15 to -25 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इसको कैसे रखते हैं? वही ड्राई आइस पे,
इसको रखते हैं, है ना। और वो जो ड्राई आइस होती है वो एक फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, वेट आइस और प्लस अमोनियम क्लोराइड का। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस में है कि ये चीजें चाहिए ही चाहिए। और आईपीवी में ऐसा कुछ नहीं था। अब एक आई हीट स्टेबलाइज ओपीवी वैक्सीन, इट कैन बी केप्ट विदाउट लूजिंग पोटेंसी फॉर 1 ईयर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ना। और 1 महीने तक इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता है। हीट स्टेबलाइज्ड ओपीवी वैक्सीन लॉन्च हुई थी। तो इसको फॉर 1 मंथ एट रूम टेम्परेचर पे भी हम स्टोर कर सकते हैं, और 1 साल तक जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे भी इसको रखा जा सकता है। वरना लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए जो कन्वेंशनल ओपीवीज हैं वो -20 टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, ये तो ये था। अब ये लास्ट चीज है, इंडियन स्विच। अब ये जो इंडियन स्विच है ये किससे रिलेटेड है? यानी ट्राईवैलेंट से बाईवैलेंट पे जब हम आए थे इंडिया में, जब हम ट्राईवैलेंट से बाईवैलेंट वैक्सीन पे आए तो उसको नेशनल स्विच डे बाकायदा उसको लाया गया है ना। नेशनल स्विच डेट आई अप्रैल 25 2016 में। दैट मीन्स कि इस दिन जो है ये लागू कर दिया गया था कि अब जो है ट्राईवैलेंट वैक्सीन एडमिनिस्टर नहीं होगी। ट्राईवैलेंट को इस दिन खत्म कर दिया गया था। और 25 अप्रैल 2016 से लागू हुआ कि अब बाईवैलेंट वैक्सीन ओपीवी जो है वो यूज होगी। फिर आया नेशनल वैलिडेशन डेट ना। ये था कि इस दिन से लागू हो गई अप्रैल में, 25 अप्रैल से। अब इसके बाद ये था कि अब सबको खत्म करना है ना। 25 अप्रैल तक ये था कि हमें जितनी भी ओपीवीज थी, ये ट्राईवैलेंट ओपीवीज, जितने भी वायल्स से इनको हमें डिस्ट्रॉय करना था, खत्म करना था। तो उसके लिए वैलिडेशन लेके आना था, वैलिडेशन। तो जो नेशनल वैलिडेशन डेट लाई गई, या जिस दिन आई, जिस दिन इंडिया को कहा गया कि आज हमने पूरी तरीके से खत्म कर लिया, कौन सा? टीओपीवी, ट्राईवैलेंट ओपी। वो 9 मई 2016, इस दिन जो है इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया कि हमारे यहाँ से जो ट्राईवैलेंट ओपीवी है ये खत्म हो चुकी है। इंडिया डिक्लेयर फ्री ऑफ टीओपीवी। उसको नेशनल वैलिडेशन डे माना गया। अब आईपीवी जो आई, कुछ अब आईपीवी भी हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड की गई है एनआईएस में, अगर आपको याद हो तो। 14 वीक पे आईपीवी की एक डोज जो है वो दी जाती है। जो एनआईएस में शेड्यूल है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है, इसमें 14वें हफ्ते पे आईपीवी जो है वो रिकमेंडेशन है इसका 14वीं वीक पे, आईपीवी का। तो 14वीं वीक पे और कौन सी वैक्सीन चलती है? और कौन कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है 14वीं वीक पे? बोलो यार, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल खत्म डीपीटी। हो गई। हाँ, डीपीटी। डीपीटी रोटावायरस। हो गई। चलिए, रोटा वायरस भी। अरे पेंटावायलेंट तो जरूर याद रखो। पेंटावायलेंट में 5 वैक्सीन होती है ना, डीपीटी हो गई, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और पोलियो हिब, का। हिब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, वो तो ओपीवी है। ये पेंटावायलेंट हो गई ना, 5 वैक्सीन से। तो उसी के साथ साथ कह लीजिए कि पेंटावैलेंट के साथ ही ये आईपीवी को भी एडमिनिस्टर कर दिया जाता है 14वीं वीक पे। और ये जो आईपीवी है ये हमारे जो ये 6 स्टेट के नाम आपको दिख रहे हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आसाम, यहाँ पे यही सिंगल डोज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत ही जो है यही सिंगल डोज आईपीवी जो है एडमिनिस्टर की जाती है। अब इसके बाद जो अदर स्टेट्स हैं वहां पे फ्रैक्शनल डोज चलती है, फ्रैक्शनेटेड डोज जो है। अब आईपीवी की जो नॉर्मल डोज है वो 0.5 ml है, 0.5 ml है। और जो फ्रैक्शनेटेड डोज होती है आईपीवी की वो 0.1 ml की होती है, 0.1 ml। तो और जो दूसरे स्टेट लाइक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पांडुचेरी, यहाँ पे फ्रैक्शनल डोज यूज की जाती है। और फ्रैक्शनल डोज का जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या है? इंट्राडर्मल रूट है, इंट्राडर्मल रूट है। और ये आईपीवी जो चलती है ये इंट्रामस्कुलर चलती है, नॉर्मल जो कन्वेंशनल आईपीवी थी। तो 6 स्टेट है, यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, पंजाब, असम, यहाँ पे आईपीवी नॉर्मल वाली जो है वो 14वें वीक पे इसको यूज किया जाता है ना। और अदर स्टेट में ये जो चीज चल रही है, जो फ्रैक्शनेटेड डोज हम यूज कर रहे हैं, इसकी 2 डोज यूज की जाती है ना, 2 डोज, 6 एंड 14 वीक्स पे।